Hello students, welcome to my channel. We are reading chapter 4 of Civics, Social and Political Life. The name of the chapter is Key Elements of a Democratic Government. प्रीवियस वीडियो में हमने साउथ अफ्रीका कंट्री के बारे में रीड किया कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड लॉ था। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है? अपार्थाइड मीन्स सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, की लोगों को रेस मतलब उनके कलर के बेस पर अलग अलग करना। तो हमने रीड किया कि अफ्रीकन पीपल को डिवाइड किया गया था, वाइट पीपल, ब्लैक पीपल, इंडियन और कलर्ड रेसेस में डिवाइड किया गया था। और इस लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था कि इन लोगों को एक साथ मिलने नहीं दिया जाता था। ये लोग एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, इवन देन वो कोई भी कॉमन फैसिलिटीज़ यूज़ नहीं कर सकते थे। इसमें हमने आगे रीड किया कि वाइट पीपल जो थे साउथ अफ्रीका में, उनके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती थी, बट ब्लैक पीपल और जो इंडियन पीपल थे उनको इतनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती थी। इवन ब्लैक पीपल को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, वोट डालने का राइट सिर्फ वाइट पीपल को ही था। बट इस अपार्थाइड लॉज के अगेंस्ट जो था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के बहुत सारे लोगों के ग्रुप ने काम किया, स्ट्रगल करते रहे वो इस अपार्थाइड लॉ को ख़त्म करने के लिए। और उनके एक लीडर थे नेल्सन मंडेला, वो भी कई सालों तक इस अपार्थाइड सिस्टम के अगेंस्ट लड़ते रहे और फाइनली उनको 1994 में सक्सेस मिली और साउथ अफ्रीका जो था वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था, जिसमें सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाने लगा। इसके बाद हमने की एलिमेंट स्टार्ट किया कि कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं एक डेमोक्रेटिक कंट्री के। तो इसमें सबसे पहले हमने पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा कि पार्टिसिपेशन की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोग कैसे पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट के वर्क में। तो इसमें हमने रीड किया कि हमारी कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस होते रहते हैं। ये रेगुलर इलेक्शंस क्यों होते हैं? ताकि हम अपनी चॉइस के लीडर को चुन सके कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा चुना गया जो लीडर है वो अच्छा वर्क कर रहा है तो हम उसको नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए दोबारा से हम उसको इलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से पार्टिसिपेट करके हम गवर्नमेंट के वर्क में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन की और भी कई तरीके हैं गवर्नमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट करने का, कि इलेक्शन के अलावा हम और भी कई तरीके अपना सकते हैं जिसमें हम गवर्नमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकें। इसमें हमने रीड किया कि जैसे लोग धरने पे बैठ जाते हैं, कई लोग रैलीज निकालते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं या सिग्नेचर कैंपेन को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से लोग कुछ अलग तरीक़ों से भी गवर्नमेंट के वर्क में पार्टिसिपेट करते हैं। तो और आज हम रीड करेंगे, आज जो हमारा नेक्स्ट की एलिमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, दैट इज़ नीड टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, कि वाद विवादों को ख़त्म करना। किस तरह से अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको किस तरह से रिजॉल्व करती है, किस तरह से उसको ख़त्म करती है। तो इन माया स्टोरी यू रेड अबाउट हाउ कन्फ्लिक्ट्स कैन often lead to violence and death because one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। अब जैसे कि आपने माया की स्टोरी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार वॉयलेंस को यूज़ किया जाता है, मतलब कई बार हिंसा को प्रयोग किया जाता है। ऐसा किस लिए होता है? इट इज़ बिकॉज one group decides that it is all right to use force to prevent the other group from protesting। ऐसा इसलिए होता है कि एक ग्रुप यह मान लेता है कि दूसरे ग्रुप को विरोध करने से रोकने के लिए बल का प्रयोग करना ही उचित है। कि वो एक ग्रुप ये सोचता है कि दूसरे ग्रुप के ऊपर अगर हम फोर्स से उसको रोक लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। Conflicts occur when people of different cultures, religions, regions or economic backgrounds do not get along with each other, or when some among them feel that they are being discriminated against। अब conflicts कब होता है, वाद विवाद कब पैदा होता है? कि जब अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग अलग रीजन्स के लोग या अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग आपस में तालमेल नहीं बिठा सकते, मीन्स आपस में वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं। या उनमें से कुछ लोग ये सोच लेते हैं, ये महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इन दो कारणों की वजह से वाद विवाद उत्पन्न होता है।
पीपल में यूज़ वायलेंट मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। अब लोग क्या करते हैं, लोग अपने इन डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए, इन डिफरेंसेस को दूर करने के लिए कई बार वो वायलेंट हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, एक दूसरे से मारपीट करने लग जाते हैं। एंड दिस लीड्स टू फियर एंड टेंशन एमंग अदर्स लिविंग इन एन एरिया। और जो उस एरिया में जो बाकी लोग होते हैं उनके अंदर एक डर बैठ जाता है, एक टेंशन होने लग जाती है कि जब वो इन वाद विवादों को देखते हैं, इन हिंसात्मक कार्यों को जब देखते हैं, तो उस एरिया के बाकी लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। सो द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में हेल्प करे। मीन्स जो भी वाद विवाद हो रहा है उन वाद विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। So let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वाद विवाद होते हैं और किस तरह से गवर्नमेंट उनको सॉल्व करने में हेल्प करती है। तो देखिए यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट हम देखते हैं। रिलीजियस प्रोसेशंस एंड सेलिब्रेशंस कैन समटाइम्स लीड टू कन्फ्लिक्ट्स। कई बार क्या होता है, धार्मिक जुलूस निकलते हैं, आप देखते होंगे कि रोड पर गलियों में से धार्मिक जुलूस निकलते हैं या कई सेलिब्रेशंस लोग कर रहे होते हैं, तो वो कई बार वाद विवाद का कारण बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द रूट अ प्रोसेशन टेक्स में लीड टू अ कन्फ्लिक्ट्स। कई बार जिस रास्ते से वो प्रोसेशन जाता है, जुलूस निकलता है, तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, वो एक वाद विवाद का कारण बन जाता है। सो द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस। अब गवर्नमेंट जिसमें कि पुलिस, पर्टिकुलरली पुलिस जो है, दैट इज़ प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ कंसर्न कम्युनिटीज़ टू मीट एंड ट्राई एंड अराइव एट अ सोल्यूशन। तो जब अगर इन जुलूस में, इन धार्मिक जुलूसों में या सेलिब्रेशंस में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो इसमें गवर्नमेंट, जिसमें पर्टिकुलरली पुलिस का एक मेन रोल होता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पुलिस, वो क्या करती है, वो इन कंसर्न कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलती है और उनसे बात करती है और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को निकालती है कि किस तरह से उन कम्युनिटीज़ के लोगों के साथ मिलकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाए। एट टाइम्स देयर इज़ अ फियर दैट वायलेंस में इरप्ट। कई बार क्या हो जाता है कि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो जाता है, वायलेंस होने का डर रहता है कि कहीं कोई हिंसात्मक काम ना हो जाए, कहीं मारपीट ना हो जाए, इस चीज़ का भी डर रहता है। विथ पीपल थ्रोइंग स्टोन्स और ट्राइंग टू डिसरप्ट द प्रोसेशन। तो लोग क्या करते हैं, लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं या जुलूस को वहीं पर रोक देते हैं। सो द पुलिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट वायलेंस डज नॉट टुक प्लेस। तो यहाँ पर पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ये ध्यान रखे, ये इंश्योर करे कि वायलेंस जो है वो उस प्लेस पर नहीं होना चाहिए, कोई भी हिंसात्मक काम उस प्लेस पर नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात थी रिलीजियस प्रोसेशंस की या सेलिब्रेशंस की, कि इसमें किस तरह से जो पुलिस है वो अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद कुछ और भी रीजंस हैं जिसके कारण से हमारे देश में, हमारे स्टेट में, हमारे देश में कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। सो हेयर इज़ रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स। अब रिवर्स भी हैं, रिवर्स भी कई बार जो हैं वो दो स्टेट्स में या से ज़्यादा स्टेट्स में कन्फ्लिक्ट का एक कारण बन जाती हैं। A river may begin in one state, flow through another and end in the third. क्या होता है, नदियाँ जो हैं, एक नदी जो है एक स्टेट से शुरू होती है, दूसरे स्टेट में बहती है और तीसरे स्टेट में जाकर ख़त्म होती है। So the sharing of water, river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. तो इससे क्या होता है कि जब अलग अलग स्टेट से रिवर गुज़रती है तो उनके बीच में रिवर के पानी का जो बंटवारा होता है वो विवाद का कारण बन जाता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नदी बहेगी तो दोनों स्टेट्स के बीच में उस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। एग्ज़ाम्पल की अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं इसमें, तो आपने शायद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी के पानी को लेकर विवाद के बारे में सुना होगा कि कर्नाटक और
तमिलनाडु के बीच पानी के विवाद को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है कि वहाँ पर कावेरी के पानी को लेकर जो है वो कई ज़्यादा डिस्प्यूट्स उसके बारे में हुए हैं। तो वही हम आगे पढ़ेंगे। द वाटर स्टोर्ड इन कृष्णा राजा सागर डैम इन कर्नाटका। अब जो वाटर स्टोर किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? कर्नाटक में कृष्णा राजा सागर नाम का एक डैम है, वहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है। इज़ यूज फॉर इरीगेशन अ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ द सिटी ऑफ बेंगलुरु। और जो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं, कर्नाटका के जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर इस पानी को सिंचाई के लिए भी यूज़ किया जाता है। और जो उसके साथ बेंगलुरु जो कैपिटल है कर्नाटका की, उसमें भी पानी में वहाँ पर लोगों की ज़रूरतों को भी पानी के द्वारा पूरा किया जाता है। द वाटर स्टोर्ड इन मैटूर डैम इन तमिलनाडु इज़ यूज फॉर क्रॉप्स ग्रोन इन द डेल्टा रीजन ऑफ दैट स्टेट। और जो तमिलनाडु में जो पानी स्टोर किया जाता है, तमिलनाडु के मैटूर डैम में, तमिलनाडु में मैटूर डैम है, वहाँ पर जो पानी है उसको यूज़ किया जाता है उस एरिया के डेल्टा में जो क्रॉप्स ग्रो होती हैं उनके इरिगेशन के लिए उस पानी को यूज़ किया जाता है। सो आ कन्फ्लिक्ट अराइजेज बिकॉज बोथ डैम्स आर ऑन द सेम रिवर। अब जो कन्फ्लिक्ट है इस कावेरी नदी के पानी का, जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है? क्योंकि जो इस नदी पर जो डैम्स बने हुए हैं, दोनों डैम्स जो हैं वो इस नदी के ऊपर हैं, कि नदी एक है, डैम दो हैं। तो द डाउन स्ट्रीम डैम इन तमिलनाडु कैन ओनली बी फिल्ड अप इफ वाटर इज रिलीज फ्रॉम द अपस्ट्रीम वन लोकेटेड इन कर्नाटका। अब क्या है, कर्नाटका का जो कृष्णा राजा सागर बांध है वो कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का मैटूर बांध निचले छोर पर है। तो मैटूर बांध में पानी तभी भरा जा सकता है ना जब कृष्णा राजा सागर बांध से पानी छोड़ा जाए। तो यही एक विवाद का कारण है। Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states. अब इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों स्टेट्स के लोगों को उतना पानी नहीं मिल पाता जितना कि उनको ज़रूरत होती है। मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम पानी दोनों स्टेट के लोगों को मिलता है। दिस लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, इससे कन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, वाद विवाद होता है। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states. अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ये स्टेप लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम होता है कि वो ये देखे कि इस तरह का वाद विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है और इसके लिए वो कौन से फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस को यूज़ करे, कौन से वो चीज़ों को यूज़ करे जिससे कि दोनों स्टेट्स में पानी की सप्लाई प्रॉपर हो। तो देखिए यहाँ पर हमने दो कन्फ्लिक्ट्स के बारे में पढ़ा। एक तो हमने रिलीजियस प्रोसेशन के बारे में पढ़ा कि अगर रिलीजियस प्रोसेशंस या सेलिब्रेशंस होते हैं तो उसको गवर्नमेंट कैसे सॉल्व करती है, और एक हमने यहाँ पर कावेरी नदी के बारे में पढ़ा कि कर्नाटका और तमिलनाडु में किस तरह से कावेरी नदी को लेकर डिस्प्यूट हुआ है। तो उसके लिए भी सरकार जो है वो कई कदम उठाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट की एलिमेंट आता है इक्वालिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. अब हमने जो की एलिमेंट्स रीड किए हैं इसमें पार्टिसिपेशन, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन या नीड्स टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स। तो इन की एलिमेंट्स के साथ साथ एक और की एलिमेंट भी है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, वो ये है कि वो हमारे देश में इक्वालिटी और जस्टिस को कमिट करती है कि इक्वालिटी मीन्स समानता और जस्टिस मीन्स न्याय। तो समानता और न्याय के प्रति वचनबद्ध होती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इनसेपरेबल, और इक्वालिटी और जस्टिस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। इक्वालिटी और जस्टिस दोनों एक साथ चलते हैं। द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैंड बाय लॉ। अभी जो हमने लास्ट चैप्टर में अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा उस अनटचेबिलिटी को अब सरकार के द्वारा बैन कर दिया गया है, बिल्कुल इसको बंद कर दिया गया है कि अब लोगों में अनटचेबिलिटी जो है वो उसमें लोगों को सबको बराबर का अधिकार दिया जाता है। लोगों के साथ अनटचेबिलिटी के बेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जो ये अनटचेबल्स लोग जो होते थे, अछूत लोग जो होते थे, उनको क्या होता था, उनको ना तो एजुकेशन दी जाती थी,
ना ही उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दी जाती थी और ना ही मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती थी। इसके साथ साथ जो उनको मंदिरों में प्रेयर करने की भी परमिशन नहीं थी। ये चीज़ें आपने रीड की हैं प्रीवियस चैप्टर में कि जो अनटचेबल लोग थे उनको ना तो एक दूसरे के साथ बैठने दिया जाता था, ना अपर कास्ट के लोगों के घर में एंट्री होती थी, ना उनको स्कूल में एक दूसरे के साथ बैठने दिया जाता था और ना ही वो मंदिरों में एंटर कर सकते थे। तो ये सभी रिस्ट्रिक्शंस अनटचेबल लोगों के साथ थी। बट अब आज के टाइम में अनटचेबल्स को बैन कर दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. तो डॉक्टर अम्बेडकर जिनके बारे में आप पहले बुक में पढ़ चुके हो और उनके साथ और भी कई लोग थे जिन्होंने ये रियलाइज़ करवाया गवर्नमेंट को कि इस प्रैक्टिस को आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, कि जो ये अनटचेबिलिटी है इसको समाज से दूर करना चाहिए। और हम जस्टिस तभी ला सकते हैं, हमें जस्टिस तभी प्राप्त हो सकता है जब हम सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करें, कि हम ये समझें कि कंट्री में जितने भी लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, वो सभी एक हैं, इक्वल हैं। So the government also recognizes this and makes special provisions for groups within society that are unequal. अब हमारी सरकार जो है वो भी इस चीज़ को पहचानती है, वो भी अनइक्वालिटी या इनजस्टिस को जानती है कि क्यों लोगों के साथ अनइक्वालिटी हो रही है, इनइक्वालिटी असमानता क्यों कर रहे हैं लोग एक दूसरे के साथ, या अन्यायपूर्ण व्यवहार क्यों हो रहा है लोगों के साथ। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाती है जिसमें कि जो सोसाइटी के अनइक्वल लोग जो होते हैं उनको उनके साथ अच्छा बिहेव किया जाए। उन अनइक्वल लोगों के लिए ही, जिनको समान नहीं समझा जाता, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाती है। फॉर इंस्टेंस, इन आवर कंट्री देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। अब एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम देखें कि हमारी सोसाइटी में क्या है, हमारी सोसाइटी में ये एक जनरल टेंडेंसी है, ये एक आम प्रवृत्ति है क्या, कि बॉयज़ की केयर ज़्यादा होती है बजाय कि गर्ल्स चाइल्ड की। आप भी देखते होंगे कि बॉय चाइल्ड को मदर जो है वो ज़्यादा प्यार करती हैं बजाय कि गर्ल चाइल्ड को। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर इक्वल। दिस means that society does not value the girl and boy child equally एंड दिस इज़ अनजस्ट। इसका मतलब क्या है कि सोसाइटी में गर्ल्स को ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती बजाय कि बॉय को, मतलब बॉय की वैल्यू ज़्यादा है और गर्ल की वैल्यू कम है। और ये क्या है, इनजस्ट है, मतलब ये अन्यायपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के टाइम में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों ही इक्वल हैं, दोनों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to. अब इस कॉन्टेस्ट के लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है कि लड़कियों को जो है वो लड़कियों को इस भेदभाव की भावना से लड़कियां अपने आप को बाहर निकाल सकें, कि लड़कियों को ये फील ना हो कि हमारे साथ जो है वो इनजस्टिस किया जा रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है। Thus it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools और colleges. इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो लड़कियों की फ़ीस या तो ख़त्म कर देती है या फिर बहुत कम कर देती है। जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं वहाँ पर गवर्नमेंट गर्ल्स की फ़ीस या तो बिल्कुल माफ़ कर देती है या बहुत कम कर देती है। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो है वो कंट्री में इक्वालिटी और जस्टिस लाने के लिए भी बहुत सारे काम करती है। तो बेटा ये तो थे आपके की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। सो हेयर आवर चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। थैंक यू स्टूडेंट्स।